नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट फर्स्ट एंड स्टार्ट सेकंड ट्रीटी है। मित्रों, ये ट्रीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, कोल्ड वार के बाद और संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व में आने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड कोल्ड वार के समापन के बाद और यूएनओ की स्थापना के बाद, यूएनओ की स्थापना के बाद अर्थात 1945 के बाद, 1945 के बाद निशस्त्रीकरण के संबंध में जितनी भी संधियां हुई हैं, डिसआर्मामेंट के संबंध में जितनी भी संधियां हुई हैं, उन सभी संधियों में स्टार्ट फर्स्ट एंड स्टार्ट सेकंड ट्रीटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी है। और मित्रों, ये जो संधि है ये यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच, यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच, यूएसए एंड रसिया के बीच एक ऐसे समय में होती है। यह संधि जो ये ट्रीटी है ये यूएसए एंड यूएसएसआर के मध्य, यूएसए एंड रसिया के मध्य, यूएसए और यूएसएसआर एंड यूएसए और रसिया के मध्य ऐसे समय में होती है जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल सिनारियो पर एक व्यापक बदलाव आ चुका होता है, एक नई विश्व व्यवस्था का आगमन होने को होता है। ये संधि ऐसे समय में होती है और इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल एरिना पर बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका होता है। वो बदलाव क्या है? जिस समय ये संधियां होती हैं, तो यदि हम उसमें देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका होता है। वो बदलाव क्या था? जैसे एक तो जो आइडियोलॉजिकल वार था, वैचारिक युद्ध था, जो वैचारिक युद्ध था, अर्थात शीत युद्ध का अंत हो चुका था। युद्ध का अंत हो चुका होता है। एक पहला बदलाव ये दिखाई देता है। दूसरा, अमेरिका के नेतृत्व में, यूएसए के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का आगमन हो चुका होता है, और जो तीसरा बदलाव था कि इस समय अमेरिका का राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक वर्चस्व,
स्थापित हो चुका होता है। हो चुका था। मित्रों, मैं ये बता रहा हूं कि स्टार्ट फर्स्ट एंड स्टार्ट सेकेंड जो ट्रीटी है वो इंटरनेशनल लेवल पर यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसए एंड रसिया के बीच उस समय संपन्न होती है जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल एरिना पर मतलब जो ये महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका होता है। वो महत्वपूर्ण बदलाव क्या थे? एक जो आइडियोलॉजिकल वार था दोनों सुपर पावर्स के मध्य, अर्थात जो वैचारिक युद्ध था, कोल्ड वार था, उसका अंत हो चुका होता है। यूएसए के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का आगमन हो चुका होता है। और जो तीसरा अहम बदलाव था मित्रों कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल एरिना पर अमेरिका का राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक वर्चस्व स्थापित हो चुका होता है। और ऐसे माहौल में, ऐसे परिदृश्य में ये दोनों संधियां होती हैं। अर्थात 1991, अर्थात ये सारी घटनाएं 1991 के बाद होती हैं। अर्थात 1991 एक ऐसा समय था जहां पर जो यूएसएसआर रूपी जो सुपर पावर्स थी उसका अंत हो चुका होता है। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका होता है। उस माहौल में, उस बदले हुए परिदृश्य में ये दोनों संधियां संपन्न होती हैं और जिसका कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बहुत ही दूरगामी असर दिखाई देता है। और जब सोवियत संघ का अंत होता है 91 में, तो उसके बाद ये सारी चीजें उभर करके आती हैं। तो अब हम थोड़ा सा सोवियत संघ का पतन कैसे होता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एक मजबूत ध्रुव था, वो कैसे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है, किस प्रकार से उसका पतन होता है और अमेरिका के नेतृत्व में ये सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो अब हम आइए जरा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो यूएसएसआर था, जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स था, वो किस प्रकार से उसका अंत होता है, किस प्रकार से वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है और अमेरिका इस बड़ी विजय को पाने में सफल होता है। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यूएसएसआर के पतन की। मित्रों, जहां तक यूएसएसआर के पतन की बात है, यूएसएसआर के पतन की बात है, तो मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनते हैं। यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव बनते हैं। तो जब ये सत्ता में आते हैं तो उस समय मित्रों जो यूएसएसआर में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं थी, वहां के जो नेता थे वो जो जनता की जो बेसिक जरूरतें हैं, जो उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए, उधर वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि मिलिट्री क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में तमाम प्रकार के हथियारों को बनाने पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। तो इसकी वजह से यूएसएसआर में क्या हुआ कि लोगों की जो आर्थिक समस्याएं थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो जब मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता संभालते हैं तो उन्होंने दो नीतियों का अनुपालन किया, दो नई नीतियों की घोषणा किया। उसमें से एक है पेरेस्ट्रोइका और दूसरा है ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्निर्माण। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्निर्माण।
मतलब रीस्ट्रक्चरिंग इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन, खुलापन यानी ओपननेस। तो यूएसएसआर की जो समस्याएं थी उसको ध्यान में रखते हुए मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नामक नीतियों की घोषणा किया और यहीं से यूएसएसआर के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। व्यवहारिक रूप में यूएसएसआर विघटन की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे मित्रों जाकर के 1991 में 26 दिसंबर 1991 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का औपचारिक पतन होता है। यूएसएसआर के औपचारिक पतन की घोषणा की गई 26 दिसंबर 1991 को। मतलब कि जो प्रक्रिया मिखाइल गोर्बाचेव के सत्ता संभालने के बाद मार्च 1985 में प्रारंभ होती है, फिर उन्होंने यूएसएसआर की समस्याओं को देखते हुए किस प्रकार से पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नामक नीतियों की घोषणा किया और यहीं से खुलापन आता है और मीडिया को आजादी दी जाती है, फिर संस्थाओं का पुनर्गठन किया जाता है। तो फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और अंततः 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का औपचारिक पतन हो जाता है, उसका औपचारिक विघटन हो जाता है। मतलब यूएसएसआर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो यूएसएसआर 45 वर्षों तक एक मजबूत ध्रुव के रूप में बना रहा, अमेरिका को टक्कर देता रहा, वो यूएसएसआर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और इन्हीं बदले परिदृश्य में स्टार्ट फर्स्ट एंड स्टार्ट सेकंड ट्रीटी होती है। और मित्रों अब हम इन संधियों पर आते हैं। ये जो पृष्ठभूमि थी अभी तक हमने इसकी चर्चा किया और अब हम इन संधियों पर आते हैं कि ये संधियां कब की गई, कहां की गई, यूएसए की तरफ से, यूएसएसआर की तरफ से, किसने इस पर हस्ताक्षर किया, वो तमाम सारी चीजें हैं। अब हम उस पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो उसमें पहली संधि है स्टार्ट फर्स्ट जो कि स्टार्ट फर्स्ट मित्रों इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1991। तो स्टार्ट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो कि 1991 में संपन्न होती है। उन्नीस में स्टार्ट फर्स्ट ट्रीटी हुई थी और इस पर 31 जुलाई 1991 को मॉस्को में हस्ताक्षर किया गया। यह संधि 5 दिसंबर 1994 को लागू होती है। लागू हुई
हाँ भैया। और तो ठीक है। 5 दिसंबर हाँ 2009 को हाँ 2004 इसका इसकी जो समयावधि थी समया ठीक है। इसकी जो समयावधि थी वो समाप्त हो जाती है। समाप्त होती है। और मित्रों यह एक 15 वर्षीय संधि थी। यह एक 15 वर्षीय संधि थी। और मित्रों इसमें यह प्रावधान था कि दोनों महाशक्तियां पारस्परिक सहमति से 5 वर्ष तक के लिए इसका जो कार्यकाल था, इसकी जो समयावधि थी वो उसको बढ़ा सकते थे। यानी 5 वर्ष पारस्परिक सहमति के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता था। इसमें यह प्रावधान था, मतलब ये इस संधि में। और मित्रों इस संधि पर यूएसएसआर की तरफ से मिखाइल गोर्बाचेव ने हस्ताक्षर किया। यूएसएसआर की ओर से मिखाइल गोर्बाचेव ने हस्ताक्षर किया। और यूएसए की तरफ से जॉर्ज H.W. बुश, जो कि ये सीनियर बुश के नाम से जाने जाते हैं, सीनियर बुश, इन्हें सीनियर बुश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जॉर्ज वाकर बुश जो यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये जो जॉर्ज H.W. बुश हैं, ये जॉर्ज वाकर बुश के पिताजी थे, इसीलिए इनको सीनियर बुश के नाम से जाना जाता है। तो स्टार्ट फर्स्ट संधि पर यूएसएसआर की तरफ से मिखाइल गोर्बाचेव ने हस्ताक्षर किया और यूएसए की तरफ से जॉर्ज H.W. बुश ने हस्ताक्षर किया। तो मित्रों अब हम इस संधि के जो प्रावधान थे, इस संधि के माध्यम से क्या प्राप्त करना था और इस संबंध में जो इसमें प्रावधान किए गए थे, अब हम उन प्रावधानों पर चर्चा कर लेते हैं। इसके जो प्रावधान थे मित्रों, इस संधि के माध्यम से दोनों जो सुपर पावर्स थी, जो दोनों महाशक्तियां थी उस समय, उन्होंने अपने परमाणु हथियारों में 30% की कटौती 30% की कटौती करने पर सहमत हुए। और जो अन्य प्रमुख प्रावधान है उसमें यूएसए अपने हथियारों की संख्या मतलब परमाणु हथियारों की संख्या वो 12,000 से
घटाकर 9,000 करने पर सहमत हुआ। 9,000 करने पर सहमत हुआ और जो यूएसएसआर था वो अपने परमाणु हथियारों की संख्या परमाणु हथियारों की संख्या 11,000 से घटाकर 7,000 करने पर सहमत हुआ। और मित्रों, ये इसके कुछ प्रमुख प्रावधान थे कि दोनों महाशक्तियां अपने उनके जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं, उनके जो न्यूक्लियर हथियार हैं, उसमें 30% की कटौती करने पर सहमत होते हैं और यूएसए अपने परमाणु हथियारों की संख्या जो 12,000 थी इसको घटा करके 9,000 करने पर सहमत हुआ। यूएसएसआर अपने परमाणु हथियारों की संख्या 11,000 से घटा करके 7,000 करने पर सहमत हुआ। और मित्रों, इस संधि के संबंध में जो एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, दोनों नेताओं ने जो इस संधि के बारे में कहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जान लीजिए। जॉर्ज H.W. बुश और यूएस के राष्ट्रपति और यूएसएसआर के राष्ट्रपति ने अर्थात जॉर्ज H.W. बुश और मिखाइल गोर्बाचेव ने इसे वास्तविक कटौती कहा है। वास्तविक कटौती कहा है। इसे वास्तविक कटौती बताया है बुश और मिखाइल गोर्बाचेव ने स्टार्ट फर्स्ट को वास्तविक कटौती बताया है। तो मित्रों, ये स्टार्ट फर्स्ट के प्रमुख प्रावधान रहे। और अब हम आते हैं जो स्टार्ट सेकेंड ट्रीटी है, हम उस पर आते हैं, क्योंकि ये दोनों संधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम स्टार्ट सेकेंड संधि पर चर्चा कर लेते हैं। स्टार्ट सेकेंड 1993। मित्रों, ये संधि 3 जनवरी 1993 को मॉस्को में हस्ताक्षरित की गई। यह संधि 14 अप्रैल 2000 को लागू होती है। और 13 जून
2002 को यह संधि समाप्त हो जाती है। मित्रों, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो ये है कि आखिर में स्टार्ट फर्स्ट जो ट्रीटी है, जो स्टार्ट फर्स्ट ट्रीटी है, ये पूरी तरीके से सफल होती है और अपने पूरी अवधि के दौरान ये लागू भी रहती है। लेकिन आखिर में क्या कारण है या क्या कारण थे उस समय, जो स्टार्ट सेकेंड ट्रीटी है वो बिल्कुल असफल हो गई। वो जिस उद्देश्य के लिए उसे किया गया था वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाई। तो आखिर क्या कारण था, तो उन कारणों पर हम जरा सा चर्चा कर लेते हैं। उसमें मित्रों, क्योंकि देखिए 3 जनवरी 1993 को यह संधि होती है मॉस्को में, 14 अप्रैल 2000 को लागू होती है और 13 जून 2002 को यह संधि समाप्त भी हो जाती है। तो इसके पीछे का जो कारण है मित्रों, वो कारण ये था, और इस संधि पर यूएस की तरफ से यूएसए की ओर से जॉर्ज H.W. बुश ने हस्ताक्षर किया और यूएसएसआर की तरफ से बोरिस एल्त्सिन, अब यहां पर चूंकि ये 93 में होती है तो यहां पर रूस आ जाता है। रूस जो कि यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनता है, तो रूस की तरफ से बोरिस एल्त्सिन हस्ताक्षर करते हैं। अब मित्रों, इस संधि की असफलता के कारण क्या थे? यह संधि असफल हो गई, इसके पीछे कारण कौन थे? वो क्या ऐसी घटनाएं हुई, क्या ऐसा घटित हुआ कि यह संधि असफल हो गई? लगभग 1.5 साल के बाद ही ये समाप्त भी हो गई। मित्रों, इसमें मेन वजह ये थी कि जो 9/11 की घटना होती है, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, जो 9/11 की घटना होती है, तो इस घटना के बाद अमेरिका ने जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी जो यूएसएसआर के साथ, जो इस घटना के बाद जो एवीएम संधि थी, जो कि यूएसए एंड यूएसएसआर के मध्य 1972 में संपन्न हुई थी। तो इस घटना के बाद अमेरिका ने क्या किया कि इस एवीएम संधि से 13 दिसंबर, चूंकि ये 9 सितंबर 2001 की घटना है, मतलब ये आतंकवादी घटना थी, तो अमेरिका ने क्या किया कि इस एवीएम संधि से 13 दिसंबर 2001 को अलग होने की घोषणा किया। एवीएम संधि हुई थी 1972 में, और 9/11 की घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने अपना स्टैंड बदला और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम एवीएम संधि से अलग होते हैं, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो चुका है, इसलिए अब हम इस संधि से अपने को अलग करते हैं। और इसी के आलोक में ये 13 दिसंबर 2001 को अमेरिकी सरकार ने इससे अलग होने का निर्णय लिया, अलग होने की घोषणा किया। तो इसी की प्रतिक्रिया में रसिया ने क्या किया? रसिया ने
13 जून 2002 को स्टार्ट सेकेंड संधि से अलग होने का निर्णय किया। मित्रों, यही मेन वजह थी जो स्टार्ट सेकेंड ट्रीटी असफल हो गई। वो अपने मतलब उसका जो टाइम पीरियड था वो उसको पूरा नहीं कर पाई और बहुत जल्द ही ये मतलब लागू होने के बाद बहुत जल्द ही ये समाप्त हो जाती है। तो इसकी मेन वजह यही थी कि अमेरिका ने इस घटना के बाद ये एक्शन लिया, इससे अलग हुआ। तो उसी के रिएक्शन में रसिया ने स्टार्ट सेकेंड ट्रीटी थी जो 93 में की गई थी उससे अलग होने का निर्णय लिया। तो मित्रों, इस संधि की जो असफलता थी, मतलब इस संधि की जो असफलता का कारण था, मेन कारण यही था, इसीलिए यह संधि असफल हो गई और अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाई। मित्रों, अब हम जो स्टार्ट सेकेंड ट्रीटी है इसके जो कुछ प्रावधान हैं, स्टार्ट सेकेंड ट्रीटी के जो कुछ प्रमुख प्रावधान हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। वो प्रावधान है इस संधि के माध्यम से ये निर्णय लिया दोनों देशों ने कि जो रूस अपने परमाणु हथियारों की संख्या को 1960 के दशक के मध्य अर्थात 1964-65 के स्तर पर लाएगा। मतलब रूस अपने परमाणु हथियारों की जो संख्या है उसको 1960 के दशक के मध्य में यानी 64-65 के आसपास यूएसएसआर के पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे उसी स्तर पर रूस अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जो संख्या है उसको लाएगा और अमेरिका और यूएसए अपने न्यूक्लियर वेपन की जो संख्या है, न्यूक्लियर वेपन की संख्या 1970 के दशक के मध्य के स्तर, मतलब 1974-75 में यूएसए के पास, अमेरिका के पास जितने न्यूक्लियर वेपन थे उसी स्तर पर ये अपने न्यूक्लियर वेपन को लाएगा। इस संधि में ये प्रावधान था। और इस संधि में जो कुछ और प्रमुख प्रावधान था कि 1 जनवरी 2003 तक ये दोनों देश अपने जो आक्रामक सामरिक हथियारों की संख्या
हथियारों की संख्या 3000 से 3500 के मध्य करेंगे। यानी 1 जनवरी 2003 तक ये दोनों देश इनके जो ऑफेंसिव स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं उनकी संख्या ये 3000 से 3500 के मध्य रखेंगे। और इसमें एक अन्य प्रमुख प्रावधान था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान था। इस संधि के माध्यम से दोनों देशों ने ये निर्णय लिया कि जितने भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जितने भी अंतर्द्वीपीय प्रक्षेपास्त्र हैं, उनको हम समाप्त करेंगे। सभी आईसीबीएम्स को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस संधि में यह भी प्रावधान था कि जितने भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन सभी को समाप्त किया जाएगा। दोनों सुपर पावर्स अपने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। और मित्रों, इस संधि के संबंध में जो रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे बोरिस एल्त्सिन ने इस संधि को शताब्दी की संधि कहा है। बोरिस एल्त्सिन ने इस संधि को बोरिस एल्त्सिन ने इस संधि को स्टार्ट सेकंड संधि को शताब्दी की संधि कहा है। इस संधि को शताब्दी की संधि कहा है। तो मित्रों, आपने देखा कि स्टार्ट सेकंड ट्रीटी को बोरिस एल्त्सिन ने शताब्दी की संधि कहा है। और ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि वह कौन सा नेता है या किस व्यक्ति ने स्टार्ट सेकंड ट्रीटी को शताब्दी की संधि कहा है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, बोरिस एल्त्सिन ने इस संधि को शताब्दी की संधि कहा है। मित्रों, तो आपने देखा कि जो स्टार्ट फर्स्ट और स्टार्ट सेकंड जो ट्रीटी है वो 1991 के बाद, मतलब कि कोल्ड वार के समापन के बाद किस प्रकार से एक जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल एरिना है, जो पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें किस प्रकार से एक बदले परिदृश्य में, एक प्रकार से बदली व्यवस्था में ये संधियां संपन्न होती हैं। और ये संधियां जो संपन्न हुई तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे और कौन सी संधि सफल हुई, कौन सी संधि असफल हुई, और जो स्टार्ट सेकंड संधि असफल हुई तो उस असफलता के कारण क्या थे, हमने भी आपको ये बताए। तो इस संबंध में जो भी चीजें थी, जो भी प्रावधान थे, वो सब हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और मित्रों, अब हम अगले वीडियो लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।